आज से ठीक 29 दिन बाद बिहार एसआई 2213 पद के मेंस एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे। तो हमारे पास समय कितने? सिर्फ 29 डेज है। अब इससे पहले आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, इट डजंट मैटर। पर आप अपने आप को ये 29 डेज में इस समय को किस तरह से यूटिलाइज करना, ये आपका डिसाइड करेगा कि आप आने वाले समय में कहाँ पर खड़े देखना चाहते हैं खुद को। या आप मेंस सिर्फ सिलेक्शन चाहते हैं जिससे फिजिकल में आप रनिंग कर पाए, या आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं जिससे आप 2213 के फाइनल मेरिट लिस्ट में आ पाए। आज हम लोग ये 29 डेज में किस तरह से यूटिलाइज करना, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर आपने है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक को। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी को लेकर नहीं बात करने वाले, क्योंकि यहाँ पर दो पेपर होने वाले हैं। एक हिंदी पेपर है, जहाँ पर हिंदी पेपर में आपको 30% अंक आप लेकर आ जाते हैं तो इस पेपर में क्वालिफाई हो जाएंगे, जो आपका पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है। तो यहाँ पर हिंदी को लेकर कोई टेंशन किसी के साथ होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लगातार कई एग्ज़ाम बिहार ऐसा है कि देते आ रहे हैं, तो हिंदी को लेकर क्या करना ये आपको पता होगा। अब यहाँ पर मेन जो टॉपिक है मेंस एग्जाम के लिए, यहाँ पर समान अध्ययन का होगा, जो समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एंड रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रखा, जो ये मैंने पीपीटी भी बना सकता था, पर समय को, खुद का समय बचाने के लिए मैंने ये पेन एंड पेपर का यूज़ करना ज़्यादा बेटर समझा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात तो आपको जाननी होगी कि आपके क्या सिलेबस क्या है इस एग्ज़ाम का। अब एग्ज़ाम का सिलेबस आपके सामने है और इसी सिलेबस को आप फॉलो करते हैं तो यहाँ से आपका काम बन जाता है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है, समान अध्ययन है, समान विज्ञान है, नागरिक शास्त्र है, भारतीय इतिहास है और भारतीय भूगोल, मैथ्स और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ पर सिलेबस में मेंशन नहीं है फिर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन टॉपिक के ऊपर पहले बात कर लेनी चाहिए। यहाँ पर इकोनॉमिक्स, टोटल प्रश्न यहाँ से 3 या 4 प्रश्न हमेशा पूछे गए। ठीक है, मेंस एग्जाम में आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं बेसिक होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है। आप थोड़े से भी बेसिक आपने पढ़ के गए हैं तो यहाँ पर इतना कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है ये 3 से 4 प्रश्न को सही से अटेम्प्ट लेने में। फिर भी यहाँ पर यदि अभी तक आपने कुछ इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ रखा है तो यहाँ पर एक टारगेट बनाए, एक शेड्यूल बनाए जिसमें कोशिश करें एक दिन का टारगेट हो। एक दिन में सिर्फ आप 5 ईयर प्लान, और 5 ईयर प्लान जो आपका डेट है 5 ईयर का, ये आपका किस कब से कब है, ये डेट, टाइम, इनके टाइमलाइन कितने थे, 5 ईयर प्लान ये देख ले। और साथ में कुछ लगभग 5 वर्षीय योजना तक इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए हैं सारे 5 वर्षीय योजना में, सिर्फ 5 तक इनके कुछ काम याद रख ले और यहाँ से प्रश्न बनेगा। और इसके बाद 12वीं 5 वर्षीय योजना, 10वीं 5 वर्षीय योजना, यहाँ से कभी कभी प्रश्न बन जाते, नहीं तो जनरली यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं। तो हमारे पास उतना समय नहीं है तो सिर्फ हम थोड़े से देख सकते हैं, 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6ठी 5 वर्षीय योजना तक देख सकते हैं। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं अब ये किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है, देश में किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, परसेंटेज इसकी कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और यहाँ से हमेशा प्रश्न बना है, एक प्रश्न बना है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद बेसिक चीज़ें आप सभी को पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के कुछ डेफिनेशन होते हैं, ये आप ध्यान रख ले। और यहाँ से प्री एग्जाम में सीधे तौर पर एक प्रश्न बने थे, तो ठीक है मेंस में भी इसी तरह के बेसिक से कुछ प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। फिर नेशनल इनकम का फार्मूला आप याद कर लें, जीडीपी के फार्मूला याद रख लें, जीएसपी के फार्मूला याद रख लें, और कुछ जिन्होंने थ्योरी दिया जो हमेशा पूछे गए जो प्रश्न है ना वही से पूछे जाते हैं। तो टोटल यहाँ से इकोनॉमिक्स से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको बता दिया है किस तरह से डील करनी है। अब बात करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर भी एक, यहाँ पर भी कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में देखें तो सिलेबस में कुछ भी करंट अफेयर को लेकर मेंशन नहीं किया गया कि यहाँ पर करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर भी 2-3 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो मैं ये कहूँगा करंट अफेयर के लिए पूरी तरह से इग्नोर करें, क्योंकि आपने बिहार एसआई मेंस के लिए प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत पढ़ रखा है करंट अफेयर। तो यहाँ पर हमें करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो एक एक दिन है, एक एक मिनट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अनलिमिटेड समय है, सिर्फ हमारे पास समय कितने हैं, 29 डेज़ है और इसी 29 डेज़ को सही से यूटिलाइज़ करना है। तो हम करंट अफेयर इग्नोर करना सही समझेंगे। तो करंट अफेयर्स को पूरी तरह से हमें इग्नोर करनी चाहिए, क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ रखा है। थोड़े बहुत आप ध्यान देना चाहें तो टॉप 100 के जो करंट अफेयर आते हैं तो आप टारगेट जो उत्कर्ष क्लासेस है, स्टडी आईक्यू है, जहाँ से आप देखना चाहें, सिर्फ 1-2 मंथ के सिर्फ एक दिन समय दें, इससे ज़्यादा नहीं।
जो टॉप 100 क्वेश्चन हर मंथ के बताया जाता है, बस वहाँ से ही आपको एक दो प्रश्न पूछ जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना है कि आप करंट अफेयर जो देखें सिर्फ मार्च तक देखें, अप्रैल के महीने की पूरी की इग्नोर कर दें, क्योंकि आपने दिसंबर 2022-21 तक आपने अच्छे से कवर कर रखा है। अब बात आती है मैथ और रीजनिंग। ठीक है, मैथ रीजनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैथ रीजनिंग में जो आपका 20-22 प्रश्न होते हैं, कभी कभी 5 से 8 मैथ हो जाते हैं और 15 के समथिंग रीजनिंग होते हैं। कभी कभी ये भी कम हो जाता है, रीजनिंग की संख्या 7-8 पर ही अटक जाते हैं, टोटल 10 से 15 में ही हो जाते हैं। तो ये कोई फिक्स सेक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई फिक्स सेक्शन नहीं है। आप मान के चले कि 25 मैथ रीजनिंग के समथिंग आ जाएंगे प्रश्न, पर होगा नहीं 25, पर फिर भी मान के चलना है कि इतना पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये श्योर रह सकते हैं कि 5 से 8 मैथ होते हैं और बाकी जो प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग से पूछे जाते हैं। और मैथ के भी जो फेवरेट आयोग के जो टॉपिक है, SICI पार्टनरशिप बहुत फेवरेट टॉपिक है। फिर ये जो टाइम एंड डिस्टेंस है, ये भी फेवरेट टॉपिक बनते जा रहा है आयोग का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इनके ऊपर देख लेंगे। अब यहाँ पर ये करें कि जो 2 एग्ज़ाम हुए हैं मेंस एग्ज़ाम के, 2017 और 2019, ये दोनों एग्ज़ाम का मेंस का मैथ का पेपर देख लेंगे। यहाँ से आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि मैथ्स के कौन से टॉपिक के ऊपर कितना आपको फोकस करना है। रीजनिंग में भी ठीक वैसे ही करना है। अब बात आती है ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहाँ से मेंस एग्जाम में आपको प्री एग्जाम में यहाँ से प्रश्न नहीं रहा, पर मेंस एग्जाम में अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएंगे और ज़्यादातर प्रश्न होंगे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होंगे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से जो प्रश्न आपको एग्रीकल्चर और जो इंडिया के जोग्राफिकल विभाजन है, इनके ऊपर जो टोपोग्राफी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटेन्स और इनसे संबंधित, माउंटेन से संबंधित कुछ जो यहाँ पर जो प्लांट्स हैं, यहाँ के एग्रीकल्चर है, माउंटेन जो प्रदेश है, जो स्टेट है, जैसे हिमाचल प्रदेश, जैसे जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर किस चीज़ की ज़्यादातर खेती एग्रीकल्चर की जाती है, किस चीज़ की ये सूटेबल ये भूमि है, ये जो सॉइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हमेशा प्रश्न बना है। 2018 के भी प्री में मेंस एग्जाम में बने थे, 2019 के भी मेंस एग्जाम में बने थे, 2020 के तो देखना होगा कि बनता है कि नहीं, पर यहाँ से प्रश्न हमेशा बना है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर। फिर इसके बाद आता है डैम। ठीक है, फिर इसके बाद आता है जितने भी थर्मल पावर है, थर्मल पावर है, इससे नाम कौन सा थर्मल पावर कौन सा स्टेट में कहाँ पर, किस स्टेट के किस जगह पर बिलोंग करती है, ये आपको प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। और इसके डैम्स हो गए, डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। डैम्स थोड़ा बहुत नहीं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको प्री एग्ज़ाम में एक प्रश्न था, पर मेंस एग्ज़ाम में हो सकता है कि 2 से 3 डैम से प्रश्न पूछ दिए जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब रही बात यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी के मिनरल्स, यहाँ से भी प्रश्न रहते हैं और एग्रीकल्चर से टॉप प्रोडक्शन स्टेट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ज्योग्राफी के, तो यहाँ पर हम रिवीजन कर सकते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, बस आप थोड़े बहुत यदि बात करें तो वाटरफॉल आप याद रख सकते, कौन से वाटरफॉल किस कंट्री में है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और इसके बाद बात करें जो ग्रास लैंड है, घास के मैदान है, ये आप देख सकते हैं। बस कुछ टॉपिक को वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप देखना है, ज़्यादातर आपको फोकस नहीं करना है वर्ल्ड ज्योग्राफी। कोशिश करना है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप इग्नोर करें। पर ओशियन करंट ये भी इंपॉर्टेंट है, ओशियन करंट से हमेशा प्रश्न बना है, यहाँ से भी बन सकते हैं। बस जो एक दो तीन टॉपिक जो हैं जो मैंने बताई, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैटर करता है इस सेगमेंट में। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है ना पॉलिटी को इग्नोर करते हैं, और पॉलिटी में जो एक सेगमेंट सिर्फ पॉलिटी तो पढ़ कर चले जाते हैं, जो सिलेबस में मेंशन किया गया है इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं। आप देखें सिलेबस को, तो सिलेबस में यहाँ क्लियर तौर पर लिखा हुआ नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, और ये मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इग्नोर करके जाते हैं। अब यहाँ से हमेशा, चाहे 2017 के मेंस हो, 2019 के मेंस हो, हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस एग्जाम में। तो सिविक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक दिन समय निकालें और सिविक्स के ऊपर आप थोड़ा सा समय देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो आप यदि बात करें पॉलिटी में एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर सकते हैं या इग्नोर भी कर दें, आप प्रैक्टिस ना भी करते तो काम चल जाएगा। पर आर्टिकल्स और संशोधन अमेंडमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से सीधे तौर पर आपको 2-3 प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। आपको पूरी पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है,
जैसे बहुत सारे लोग अभी के समय में ये करेंगे कि पूरी पॉलिटी पढ़ने बैठ जाएंगे, तो पूरी पॉलिटी पढ़ना हमें नहीं बैठना है। सिर्फ इतना करना है कि आर्टिकल्स और संशोधन एग्ज़ाम आते आते 2 से 3 बार रिवीजन और एक्स्ट्रा हो जाए। अब क्योंकि आर्टिकल्स अमेंडमेंट मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं कंप्लीट रिवीजन करने में, और इतना हम कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो ये आप आसानी से कर पाएंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं सिविक्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भी इग्नोर करने नहीं करना। आपको आर्टिकल से 2 क्वेश्चन रहता है, अमेंडमेंट से 1 क्वेश्चन रहता है, साथ में हो सकता है कि अमेंडमेंट से 2 क्वेश्चन, संशोधन से 2 क्वेश्चन आ जाए, और सिविक से भी 2-3 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जैसे जो आपका टाइप्स ऑफ लोकतंत्र है, इनसे प्रश्न पूछ जाएंगे और उसके एग्जाम्पल के संबंधित पूछ दिए जाएंगे। बस बेसिक चीज़ें सिविक्स के संबंधित पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश करें, यूट्यूब पर कुछ क्लासेस मिल जाएंगे सिविक्स को लेकर। ये क्लासेस अब भी देखना चाहें तो कम से कम 2 दिन आपको समय लग जाएंगे सिविक्स को कवर करने में। तो एक बार आपको कवर कर कर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रही बात साइंस सेक्शन की, तो साइंस मैं कहूँगा कि पूरी तरह से इग्नोर करें। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि आपने इससे पहले बहुत बार पढ़ रखा, तो यहाँ पर हम जो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा स्कोरिंग हम MCQs के प्रैक्टिस से कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे MCQs के प्रैक्टिस हो रहे हैं, और वहाँ से सीधे तौर पर आपको प्रश्न बनेंगे और सीधे तौर पर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और सीधे तौर पर आपसे अटेम्प्ट लेकर। अब यदि बात करें, आप बुक उठाते हैं, जैसे लूसेंट पढ़ना बैठे या कोई और बुक या कंप्लीटेड लेक्चर देखना स्टार्ट किए, कितना आप कर पाएंगे? मैं साइंस को देख रहा हूँ, साइंस इतना ब्रॉडर चैप्टर है, अब इतनी बड़ी चैप्टर है, आपको कम से कम 2 मंथ कंप्लीट देते हैं, तब जाकर भी कंप्लीट नहीं हो पाता अच्छे से। इसके लिए कम से कम 3 से 4 मंथ, 6 मंथ समय की ज़रूरत पड़ती है साइंस को सही से कवर करने के लिए। तो हमारे पास समय की बहुत कमी है, तो यहाँ पर समय की कमी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर जो बेस्ट सॉल्यूशन है, यहाँ पर हम MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। MCQs की प्रैक्टिस करने के लिए जैसे स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल के ऊपर ही बहुत सारे साइंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर आपको MCQ साइंस के प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि आपने इससे पहले प्री एग्ज़ाम के लिए पढ़ रखा है और भी बहुत सारे एग्जामों के लिए साइंस को पढ़ रखा है। तो यहाँ पर हम जो बेस्ट सॉल्यूशन मिल रहे हैं, ये होगा आपका MCQs के प्रैक्टिस। फिर इसके बाद बात आती है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि जो आपका MCQs से इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, आप उतना करके चले जाते हैं तो ये आपका कवर हो जाएगा। अब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो ये काम करते हैं, हिस्ट्री को पूरी तरह से अपना सब कुछ समझ लेते हैं कि यही घर है, यही परिवार है, और हिस्ट्री में ही डूबे रहते हैं। मैं कहूँगा कि यहाँ डूबना भी नहीं है। यदि आप यहाँ डूबे तो पूरी की पूरी आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मेंस एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आप सिर्फ फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में ये पेपर नहीं पहुँचाएंगे। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी चैप्टर है और याद करना ही भी उतना ही कठिन काम है, क्योंकि हर फैक्ट्स को याद नहीं कर सकते। बस उसी फैक्ट के ऊपर फोकस करें जो हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ नए चीज़ों के ऊपर देखना नहीं है, क्योंकि जितना आप डेप्थ में जाएंगे, जितना आप बेसिक से हिस्ट्री पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा एंशिएंट, बस जो रिलीजियस सेक्टर है ये आप देख कर चले जाएँ, और गुप्त, मौर्य, और बस थोड़े से साउथ इंडियंस, जो साउथ इंडियंस के कुछ चोल साम्राज्य, पांडे, और फिर उसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष, बस इतनी टॉपिक आप एंशिएंट हिस्ट्री से देख कर चले जाते हैं, काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब बात रही मेडिवल हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ से भी कुछ वैसे ही रहते हैं। यहाँ पर यदि बात करें, इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के जो प्रश्न होते हैं ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इनके समय के जो लिटरेचर लिखे गए, इनके समय के जो लिटरेचर लिखे, ये इससे ज़्यादातर प्रश्न होते हैं। पर थोड़े बहुत आप कोशिश कर सकते हैं तो इल्तुतमिश के ऊपर थोड़े से ध्यान दे दें, फिर उसके बाद खिलजी के ऊपर ध्यान दे दें, और पूरी की पूरी इग्नोर कर दें। फिर उसके बाद तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक और ये MBT दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों आप ये देख कर चले जाएं, क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं। और इनके समय के आज चाहे आर्किटेक्चर हो या लिटरेचर से संबंधित हो या
आपको एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हो, यहाँ से प्रश्न हमेशा बना है, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर इसके बाद बात करें सिकंदर लोधी से प्रश्न बनता है और ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता, 2-3 जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना बस वही बनते हैं, हमेशा उसी को उठा कर पूछ दिए जाते हैं। तो इसको लेकर आपको डेप्थ में नहीं जाना है, बस 2-3 जो क्वेश्चन सिकंदर लोधी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं बस उतना देख कर चले जाते, काम बच जाते हैं। फिर इसके बाद बात करें मुगल में, तो मुगल में ज़्यादातर आप जहांगीर, शाहजहाँ और अकबर ये बस, सॉरी ये क्रम मैंने गलत बोला, ठीक है। तो ये तीनों को आप देख कर चले जाते हैं तो काफ़ी होगा, यहाँ से ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जानी है और ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है। बाबर के बस की क्या है, बस कुछ बैटल्स हैं, कुछ बैटल में क्या क्या चीज़ें की इम्प्लीमेंट किए गए, किस बैटल में तुगलकामन नीति का प्रयोग किया गया, इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं देनी है। मेन फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में भी वही पर ज़्यादा ध्यान देना है जो स्टैटिक टाइप के जिक्के हो, जैसे एग्जैक्ट आपको डायरेक्ट एक्शन डे के पूछ दिए जाएंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाई गई, कब हुए थे, तो ये पूछे जा सकते हैं। या सीधे तौर पर आपको जो भी प्रश्न होगा सीधे तौर पर, या हो जाए आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित किस डेट को स्टार्ट हुए थे या कौन से व्यक्ति ने स्टार्ट की थी, ये इससे संबंधित प्रश्न हो जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न स्टैटिक टाइप के जो जिक्के होते हैं बस वहाँ से बनेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जैसे अभी बहुत सारे लोग बताएंगे कि घटना चक्र आप देख कर चलिए, जब घटना चक्र देख नहीं पाएंगे आप, 400 से ऊपर ज़्यादा पेज है, नए वाले अपडेटेड में लगभग 550 के समथिंग पेजेस हैं। अब वो इतना पेजेस पढ़ना देखना और किस टॉपिक आप इग्नोर करें, अभी इस लास्ट मोमेंट पे पॉसिबल ही नहीं है कि आप किस टॉपिक इग्नोर करें, किस टॉपिक इग्नोर नहीं करेंगे। तो जो बेस्ट ऑप्शन है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए लूसेंट प्लस थोड़े बहुत आप यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं तो उससे MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जो प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री के संबंध तो वो देख सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन आपके पास ऑप्शन बनता है कि एक ऐसे नोट्स बनाए जैसे गांधी एरा के समय की एक तरह के नोट्स बनाए जो जो चीज़ें हुए थे। अब मैं 4 पेज मुश्किल से जाएंगे और सारे के सारे फैक्ट्स आ जाएंगे आपको डायरेक्ट एक्शन डे तक, तो उतना काम ज़्यादा नहीं करना पड़े। मैंने करके देखा 4 पेज में आ जाते हैं, क्योंकि हमें डेप्थ में स्टोरी नहीं लिखनी है, कहानी नहीं लिखनी है, बस उतना ही लिखना है जो स्टैटिक टाइप के पूछे। अब इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। तो इस आपका BPSC एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं कि BPSC में थोड़े से आपको डेप्थ में प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आप देखने किस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिहार SI के देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट में स्टैटिक टाइप के ही क्वेश्चन ज़्यादातर फोकस की जाती है। तो ये रहा आपका कंप्लीट 29 डेज़ के क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, हम लोगों ने बात कर रखा। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ इस चीज़ को किस तरह से आप यूटिलाइज़ करते हैं। आप जितना बेहतरीन तरीके से ये जो मैंने बताया, हम लोगों ने जो बात की इस वीडियो में, किस तरह से यूटिलाइज करेंगे ये आपके ऊपर है और यही आपको तय करेगी आने वाले एग्ज़ाम के फाइनल सिलेक्शन चाहिए या सिर्फ फिजिकल तक आप चाहिए या मेंस में ही बाहर होना चाहते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, क्या चॉइस है आपका है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।